ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो टर्म फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स के लिए जो हमने प्लेज ली थी 7 दिनों की, उसका आज पहला दिन है और पहले चैप्टर को ही हम रिवाइज कर रहे होंगे। तो इसको वन शॉट के अंदर रिवाइज करेंगे और न्यू नोट्स आप लोगों को साथ के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी इस चैप्टर के नोट्स मैंने दे दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट टर्म के अंदर आना है और 7 से 8 नंबर ये कवर कर रहा होगा चैप्टर। तो रिवाइज करते हैं इसको। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। देखिए, हमने पढ़ा था मैटर, ठीक है, और वो किससे बने होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल से। तो उन्हीं की प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। इसके मैटर के इन एलिमेंट्री पार्टिकल की प्रॉपर्टी की वजह से जो मैटर है वो क्या शो करते हैं? विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकती है और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, बट वो किसकी वजह से है? वो उन मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की वजह से है। ओके, तो समझ में आया? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सिंपली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। इसको किससे शो करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, ठीक है। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। देखिए, बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और टर्म फर्स्ट के अंदर एमसीक्यू ज़्यादा आएंगे, तो बिल्कुल ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, बट हाँ बेसिक से ज़रूर समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो और अच्छे तरीके से क्लियर होने के बाद आप सारे क्वेश्चन लगा सको। तो कूलम जो है इसकी क्या है? एसआई यूनिट है। प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। हमने अभी बोला है एलिमेंट्री पार्टिकल, तो वो यही है, ठीक है। इनको किससे शो कर रहे हैं? माइनस ई से, और इसको प्लस ई से शो कर सकते हैं। आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपका जो प्रोटॉन है, उनकी वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होती है, ठीक है। अगर हम बात करें सेम चार्जेस की, तो लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जरूरी चीज़ें, इनको याद रखना है। द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। आप लोगों को पूछा जाएगा कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आपने सिंपली बोल देना है कि जो प्रॉपर्टी चार्जेस को डिफ्रेंशिएट कर रही है, जिसके बेस पर हम उन्हें अलग अलग शो कर रहे हैं, तो वो बोला जाता है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। मतलब पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। when some electron are removed from the atom it acquire a positive charge and when some electron are added to the atom it acquire a negative charge। ध्यान से सुनना, हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है मतलब जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि किसी चीज़ को पॉजिटिवली चार्ज कैसे बोला जाता है या नेगेटिवली चार्ज कब बोला जाता है। तो जब किसी बॉडी में से या एटम में से इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब रिमूव हो रहे हैं, तो उसके पास पीछे क्या बचेगा भाई? नेगेटिविटी जा रही है तो पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है, तो वो बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो बन जाएगा क्या? पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़ें? तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पूरे का पूरा बेसिक हमने कवर किया है यहाँ तक। चार्ज क्या करते हैं? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जो चार्ज हैं वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करते, बट मास जो है वो डिपेंड करता है। ओके, तो ये एक बेसिक है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये आपको पता होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इस पे बढ़ेंगे अब। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे हम अब चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सिंपल है कि चार्जेस क्या होते हैं? वो स्केलर होते हैं, तो उनको सिंपली स्केलर की तरह ऐड किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली बाय एडिंग अलजेब्रिकली, ठीक है। मतलब उनको सिंपली ऐड कर दो और उससे आप पता लगा लोगे कि इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है या उस सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज है। मतलब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हो रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखो इस पे, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग दीज चार्जेस। यहाँ पर ये चार्जेस दिए आपको +1 +2 -3 +4 -5, इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को क्या बोला जा रहा है
कि आप लोगों को बताना है कि +1 +2 -3 +4 और -5 के बाद इस बॉडी के ऊपर कितना टोटल चार्ज बनेगा। तो हमने सिंपली ऐड करना है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल चार्ज क्या बनेगा भाई? मैं प्लस का 1 ऐड करूंगा, प्लस का 2, प्लस का -3 ऐड करूंगा, +4 प्लस -5 ऐड करूंगा। तो जब इनको टोटल करता हूं तो मुझे मिलता है -1। क्या खास बात हुई यहाँ पे? खास बात क्या हुई? खास बात ये हुई कि हमने यहाँ पे साइन को भी जो है कंसीडर किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे किसको कंसीडर किया है? साइन को भी कंसीडर किया, तो आपको साइन कंसीडर करना होगा। चार्जेस इज कंजर्व्ड, मतलब चार्जेस को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इनको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये बोल सकते हो, ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हम क्या चीज़ पढ़ रहे होंगे, ध्यान से देखना कि भाई क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। हमने अभी बोला था कि टोटल चार्ज को एडिशन से कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो सिंपली ऐड कर दो और पता लग जाएगा। लेकिन एक बॉडी कितना चार्ज होल्ड कर सकती है, कितना चार्ज उसके ऊपर हमेशा होगा, किस मल्टीपल में होगा, वो कौन बताता है? वो क्वांटाइजेशन बताता है। द चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, उसको ही बोला जाता है क्या? क्वांटाइजेशन। जो चार्ज है वो इस तरीके से नहीं हो सकता 1/3 या 1.5 की फॉर्म में। मतलब चार्ज -E -2E +E +2E +3E इस तरीके से हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल में नहीं होगा। तो ये हुआ आप लोगों के पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q = +- एन की वैल्यू 1 2 3 कहीं से भी स्टार्ट हो रही है, और E जो है वो क्वांटम ऑफ चार्ज है। क्वांटम ऑफ चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। -19 कूलम है आप लोगों के सामने। ओके, चलिए करें शुरू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? कंडक्टर एंड इंसुलेटर को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि चार्जिंग एंड मतलब किसी बॉडी को जब हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं तो किस तरीके से कर पा रहे होंगे वो यहीं से समझ में आएगा। सिंपली आपको पता है कि कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को पास होने दे, जो अपने में से करंट इलेक्ट्रिसिटी जाने दे, तो वो होते हैं कौन? कंडक्टर। जैसे मेटल हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, एनिमल बॉडीज़ हो गया, ग्रेफाइट, एसिड, ये सब जो हैं वो कंडक्टर है। अगर हम इंसुलेटर की बात करें, जो अपने में से पास नहीं होने दे, ठीक है, जैसे द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो ईजिली आर कोल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल है आप लोगों के पास जैसे कि नॉन मेटल। नॉन मेटल में कौन आता है? ग्लास आता है, डायमंड आता है, पोर्सिलिन आता है, प्लास्टिक आता है, नाइलॉन, वुड, माइका, ये सब जो हैं वो इंसुलेटर के गुण हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अभी हमने पढ़ा था कि जब किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, ठीक है, तो मतलब रिमूव हो रहे होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन रही है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। अगर गेन होता है इलेक्ट्रॉन का तो वो नेगेटिवली चार्ज है। तो कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करते हैं, मतलब उन्हीं का ही लेन देन होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी आपको कि जिनमें से इलेक्ट्रॉन ईजिली पास हो जाए वो कंडक्टर होते हैं, और जिनमें से नहीं पास होते वो इंसुलेटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होते हैं। क्या बोल रहे हैं हम? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में आप देख सकते हैं भाई, सारे के सारे जो डायग्राम हैं वो सभी के सभी आपके एनसीईआरटी के यूज़ किए गए हैं। इनको एक सिंपल मैनर में, मतलब एक सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश की गई है। तो पहला मेथड आता है चार्जिंग बाय रबिंग। छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, सुनो। चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब क्या है? मतलब रब कर रहे हैं हम, दो बॉडीज़ को रब कर रहे हैं। जैसे हम अगर अपने हाथ के जो पाम हैं उनको रब करते हैं तो हीट जनरेट होती है। हीट एक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन को मिलती है, एंड जिसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे वो चले जाएंगे। ठीक है, मतलब वो जंप कर जाएंगे। तो जिस बॉडी में से जाएंगे वो पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ रहा है? चले तो चार्जिंग बाय रबिंग पढ़ लेते हैं। व्हेन टू बॉडीज रब टुगेदर ड्यू टू फ्रिक्शन, सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी पास ऑन टू द अदर बॉडी। ठीक है, जब भी फ्रिक्शन होगा, जब भी रबिंग होगी, तो हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में। द बॉडी दैट डोनेट द इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली, जो देगी इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिवली बन जाती है, और जो गेन करेगी वो बन जाती है नेगेटिवली चार्ज।
ठीक है। तो ये सिंपल सा एक मेथड है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, बहुत इजी और इम्पोर्टेंट मेथड है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। क्या है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो इंडक्शन में क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि किसी को मतलब किसी को कुछ भी कहे बगैर, या कहे बगैर नहीं, मतलब किसी को हाथ लगाए बगैर रुला देना, मतलब उसको थप्पड़ नहीं लगाया आपने या कोई मार नहीं करी, फिर भी वो रोने लग गया, ठीक है, आपका भाई है, बहन है छोटे, या कुछ आपने ऐसी बात बोल दी कि किसी को हर्ट कर दिया बिना हाथ लगाए, ठीक है, मतलब बिना छुए आप अपना काम कर रहे हो, तो वही है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन ऑब्जेक्ट ए नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं एक बॉडी को विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट टू ए सेकेंड चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब एक बॉडी को इलेक्ट्रिक चार्ज देना बिना टच करे किसी दूसरी बॉडी से, तो वो हो गया आपका इंडक्शन मेथड। समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने दो कंडक्टर लिए, ठीक है, ये कैसे हैं? ये अनचार्ज हैं दोनों। ये कैसे हैं भाई? ये दोनों अनचार्ज कंडक्टर हैं। अब इनके पास हम एक पॉजिटिवली चार्ज ले आए। अनचार्ज का मतलब ये नहीं होगा भाई कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर दोनों चार्ज होंगे, मतलब वो दोनों प्रॉपर इक्वल होंगे, बैलेंस होंगे, तो इसलिए उन पर कोई चार्ज नहीं माना जाता, ये हम कहते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज को लेके आए, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज को लेके आए तो क्या हुआ कि भाई पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? हमने बोला था ना कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट जो चार्ज होते हैं अनलाइक वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव की वजह से यहाँ इस एंड पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर चले जाएंगे पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया? अभी इसको हटा दिया। जैसे ही हमने इसको हटाया तो ये जो नेगेटिव है ये कहाँ पर जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव कहाँ पर जाएंगे? नेगेटिव की तरफ। तो देखो ये ऐसे बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से कुछ बन गया। जैसे ही अभी ये यहाँ पे बना तो अभी हमने इसको चार्ज नहीं किया, क्योंकि अभी इन दोनों का बैलेंस होने के बाद इन पे चार्ज बन रहा है टोटल जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हम इनको सेपरेट कर दें तो एक बॉडी पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज और एक बॉडी पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो ये बन गया आप लोगों के पास क्या? अभी चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड आप लोगों के पास हो गया। इस मेथड में हमने क्या किया है? इसमें हमने सिर्फ क्या किया है कि एक रोड लेके आए पॉजिटिव वाली, उसको चार्ज पॉजिटिव दिया हुआ है, तो जिसके पास वो गया उसके एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो इधर पहुँच गया, ठीक है। अब हमने इसको हटा दिया तो उसके बाद ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों को अलग कर दिया और हमारे पास चार्जिंग होगी। अब चलते हैं कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट में क्या होता है? सिंपल होता है। आप एक चीज़ देखना कि रबिंग में क्या हो रहा होगा कि डिफरेंट चार्ज बन रहा होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे होंगे, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहे होंगे, बट कॉन्टैक्ट में सेम चार्ज जो है वो बनता है। मतलब अगर एक बॉडी पॉजिटिव है और उसी बॉडी के ऊपर आप मतलब उसको टच करवा रहे हो किसी दूसरी बॉडी से जो कि अनचार्ज है, तो उस पर भी पॉजिटिव आएगा चार्ज, ठीक है। उस पर भी कौन सा चार्ज आएगा? उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन को समझते हैं। When a charged body is made to touch an uncharged body, कि जब एक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को टच करेगी, सम ऑफ द चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड बॉडी, कुछ चार्ज किससे? चार्ज्ड बॉडी से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? अदर बॉडी पे। दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय टच। सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव कंडक्टर ले रखा है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये एक इंसुलेटर हैंडल हमने लिया और उसको बी पॉइंट को उठाया और डी के साथ टच कराया, तो डी पे जो चार्ज है पॉजिटिव वही ट्रांसफर होगा इसके ऊपर, एंड ये तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इनकी जो वोल्टेज है वो इक्वल नहीं हो जाती, या फिर आप ये बोल दो कि मतलब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर ये शेप एंड साइज में सेम है। तो अगर शेप एंड साइज में सेम है तो इक्वल चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई चीज़ें? चलिए, तो ये था आपका चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और कंडक्शन मेथड। तो इससे पहले हमने ये पढ़ लिया, रबिंग पढ़ लिया, इंडक्शन पढ़ लिया और कंडक्शन पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ते हैं, क्योंकि डिफरेंस जो है वो बहुत बार आया पिछले 10 सालों के अंदर, कई बार देखने को मिला है हमें, तो कम से कम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। चार्ज और मास को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। उससे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, डज इन चार्जिंग द मास ऑफ ए बॉडी चेंज, क्या चार्जिंग के अंदर किसी बॉडी का मास चेंज होता है? तो आप बोलोगे यस होता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं
ठीक है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास है, तो उसका मतलब उसका मास घट रहा है। और जिसके ऊपर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिसके ऊपर, तो उसका इलेक्ट्रॉन अगर उस पर ज़्यादा जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो समझ सकते हो कि जो बॉडी का मास है वो चेंज होगा। अगर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो मास इंक्रीज होगा, अगर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो मास डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज ऑलवेज कम्स विद। चलिए डिफरेंस देखते हैं, चार्ज एंड मास का डिफरेंस है आप लोगों के पास। चार्ज एंड मास सिंपल है हमारे पास कि चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगर दोनों अमाउंट में हो तो वो जीरो भी हो सकता है। जैसे न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट मास हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, मतलब जब हम देखते हैं तो मास को कभी नेगेटिव नहीं लिखते ना। ठीक है, ऐसे हम बोले कि तुम्हारा वेट अगर देखा जाए तो वो नेगेटिव में थोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज होंगे वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होते हैं, बट ये हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। कोई अगर बोले कि एक चार्ज लेके मैं भाग रहा हूँ बहुत तेज, तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट मास की अगर हम बात करें तो मास ऑफ बॉडी जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है विद वेलोसिटी। किस रिलेशन से होता है वो आप देख सकते हैं, ये होता है m इज इक्वल टू एम नॉट √1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर। सी कौन है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, m जो है वो मास ऑफ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, स्मॉल m जो है ये वो मास है जब बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी v के साथ, और m नॉट जो है जब बॉडी रेस्ट पर है तो मास है। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो मास है बॉडी का वो इंक्रीज होता है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ। चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज्ड होता है। मास जो होता है, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी स्टेबिलिश्ड। ठीक है, ये स्टेब्लिश होना है, आप ये बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। मास इज नॉट कंजर्व्ड बट इट कैन बी चेंज्ड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। कंजर्व्ड नहीं होता बट इसको चेंज किया जा सकता है, किसमें, एनर्जी में और वाइस वर्सा, मतलब एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई, ये कंजर्व्ड हमने पढ़ लिया। फोर्स अगर हम देखें, दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स देखें वो हमेशा कैसी होती है, वो अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है। बट मासेस के बीच में जो फोर्स होती है, अगर मास रखे हैं, दो बॉडीज रखे हैं और उनका मास m1 और m2 है, तो उनके बीच की फोर्स हमेशा क्या होगी, अट्रैक्टिव ही होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओके, क्लास 11th के अंदर। चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या क्या है आगे। कुछ टेबल हमने बनाई हुई है और ये टेबल आपको शो करेगी कि किस चीज़ को रब करने से कौन सा चार्ज मिलता है। जैसे कि अगर हम ऑब्जेक्ट एक्वायरिंग टू काइंड ऑफ चार्जेस ऑन रबिंग, मतलब ग्लास रोड और जब सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव, फर पे पॉजिटिव। जब उसको रब करते हैं किसके साथ, एबोनोइड पे या अंबर, सॉरी एबेनॉइड पे करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके से मैंने ये टेबल बना रखी है, इस टेबल को आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये नोट्स आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ग्लास और सिल्क को रब करोगे तो ग्लास पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। इसी तरीके से वुलन कोट को और प्लास्टिक को करोगे तो वुलन कोट पे पॉजिटिव और प्लास्टिक पे आपका नेगेटिव। तो ये कॉम्बिनेशन बना के मैंने लिखे हुए हैं। अब किसी बॉडी पे चार्ज कितना है वो कौन डिटेक्ट करेगा, वो करेगा भाई गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कौन डिटेक्ट करेगा, वो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप करेगा। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, यहाँ पे क्या है, ये ग्लास विंडो होती है। ठीक है, ये एक मेटल नॉब है, ये एक मेटल रोड है, ये एक रबड़ है इस रोड को अटकाने के लिए, ऊपर से ये होल बनाया हुआ है, और नीचे जाके इस बॉक्स के अंदर ये गोल्ड लीफ लगी हुई है। यहाँ पे ये क्या लगी हुई है, गोल्ड लीव्स लगी हुई है, मतलब पत्तियाँ आप बोल सकते हो, सोने की पतली पतली पत्तियाँ लगी हुई हैं। इसका एक सिंपल सा व्यू दिखा रखा है यहाँ पे कि एक बोतल ली हमने, ग्लास फ्लास्क बोल सकते हैं आप, एंड इसमें ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन में से इस रोड को निकाला हुआ है यहाँ पे, और नीचे गोल्ड लीव्स लगी हुई हैं, गोल्ड लीव्स लगी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक सिंपल अपरेटस होता है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है चार्ज किसी एक बॉडी के ऊपर, एंड इट्स पोलैरिटी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब चार्ज है या नहीं है, साथ में उनकी पोलैरिटी वो भी डिटेक्ट करेगा। ये कैसे काम करता है वो भी समझते हैं। देखो ये बना किससे होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रोड हाउस्ड इन ए बॉक्स। एक वर्टिकल मेटल रोड है जो कि इस बॉक्स के अंदर हमने डाली हुई है। ठीक है, विद टू थिन गोल्ड लीव्स अटैच टू इट्स बॉटम एंड। यहाँ पे दो पतली गोल्ड लीव्स अटकाई हुई हैं, अटैच की हुई हैं।
व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल नोब, मतलब अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज बॉडी इसको टच कर देती है इस नोब को, तब क्या होता है, चार्ज फ्लो ऑन द टू लीव्स एंड दे डाइवर्ज। मतलब अब एक कॉमन सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज ने यहाँ पे टच किया तो टच में क्या होता है, सेम चार्ज आता है, तो वो पॉजिटिव का पॉजिटिव यहाँ पे चला गया और उसके बाद ये जो लीव्स हैं ये इस तरीके से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी जो डाइवर्जेंस हुई, कितनी ये डाइवर्जेंस हुई, उससे ही हम मापते हैं कि इसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर है, समझ में आया बेटा? चलिए चलिए, तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ कि जो चार्जेस के नेम हैं वो किसने रखे थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखे थे। ठीक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव उन्होंने कब बताया था, किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अगर तुमसे एमसीक्यू के फॉर्म में अगर पूछा जाता है तो झट से तुम बता देना, क्योंकि तुमने तैयारी सुनील जांगड़ा सर के साथ की है और एनसीईआरटी उन्होंने तुम्हें पिला दिया घोल के। चलिए, अब चार्जेस पढ़ लिए, दो चार्ज होते हैं, अब चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है, वो फोर्स किसने बताई, कूलम्स लॉ ने। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ कहता है भाई, अगर आपके पास एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है और उन दोनों के बीच में कोई एक डिस्टेंस है, दोनों चार्ज की हम बात कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, या ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, या ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो दोनों केस में फोर्स तो लग रही है। एक केस में क्या होगा, जब चार्ज अनलाइक है मतलब डिफरेंट है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अदरवाइज पॉजिटिव सॉरी रिपल्सिव है, मतलब अगर सेम चार्जेस है तो है तो फोर्स ना। तो ये फोर्स किसने बताई, कूलम्स जी ने बताई। तो कूलम्स जी ने बोला कि जो इन दोनों चार्जेस के बीच की जो फोर्स होगी वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, F इज इक्वल टू के, स्मॉल के है ये, क्या है ये स्मॉल के है, स्मॉल के, एंड ये है मैग्नीट्यूड इनके प्रोडक्ट का, तो ये है Q1 Q2 और नीचे इनका R स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल के, स्मॉल के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। व्हाट इज कैपिटल के, इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है ये, इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड कई बुक्स में इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है। अगर हम एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें तो के की वैल्यू होती है कैपिटल के की 1, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो उस केस में हम स्मॉल के की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल के जो है वो 1 हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, इस वैल्यू को रख के सीधा बता सकते हो। लेकिन अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम के लिए हम जो भी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो वैसे का वैसे ही उसको लिखेंगे, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में कैपिटल के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिस भी मटेरियल का होगा, जो भी मटेरियल चार्जेस के बीच में रखा जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। साथ में है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैंने लिखा भी है छोटा सा यहाँ पे कि ये किसके लिए, फॉर मीडियम है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? चलो, तो एक इक्वेशन आप लोगों के पास ये हो गई, एक इक्वेशन आप लोगों के पास ये हो गई। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये वैक्यूम के लिए और ये मीडियम के लिए हमने लिख दिया। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे FM बाय F से, मतलब मीडियम और वैक्यूम वाली फोर्स को जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस तरीके का रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि अगर हम मीडियम की फोर्स देखें तो वो हमारी ओरिजिनल फोर्स को क्या कर रहा है, मतलब ओरिजिनल फोर्स हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बाय फैक्टर के फैक्टर से। वो हमारी जो ओरिजिनल फोर्स है, जब वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, सिर्फ वैक्यूम है या एयर है, तो वो के फैक्टर से डिवाइड हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख भी दिया, सो वी कैन से दैट द फोर्स डिक्रीज के टाइम ऑन इंट्रोड्यूसिंग मीडियम बिटवीन द चार्जेस, के टाइम से वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, एंड यहाँ पे बताया भाई एफ एम क्या है, फोर्स है जब कोई मीडियम उनके बीच में है, एफ क्या है जब उनके बीच में क्या है, वैक्यूम या एयर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कई बार, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। जैसे कैपिटल के की बात हमने करी, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये इन दोनों का रेशियो है।
तो इसको सिंपली याद कर लेना, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके रेशियो को बोला जाता है क्या, ई आर। ई आर मतलब एप्सिलॉन आर, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दूसरा नाम क्या है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, चलिए क्लियर। अब चलते हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पे। देखो वेक्टर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी हमें, सबसे पहली बात है कि वेक्टर फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने दो चार्ज लिए, एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, ये इनका ओरिजिन है। ओरिजिन से ये वाला जो चार्ज है वो पोजीशन वेक्टर r1 पे है, और ये ओरिजिन से ये वाला जो चार्ज है ये r2 वेक्टर पर है। तो मतलब ये जब इन दोनों की अगर बीच की मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो लिखी जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं 1 से 2 पे जाऊं या 2 से 1 पे जाऊं तो वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 2 1 या 1 2 होगा, वो अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब सुनो भी ध्यान से, मैं यहाँ पे एक फोर्स का नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, ठीक है। तो मैं पहले 1 2 फोर्स को लिख रहा हूँ, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2। मतलब अगर मैं 1 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज किसकी वजह से, दूसरे की वजह से। अगर मैं 2 1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है दूसरे पे फोर्स पहले की वजह से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लिखा, F12 क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर मैंने लिखा। बट मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगा भाई, जो मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी उसका एक यूनिट वेक्टर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यूनिट वेक्टर कौन है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर कौन है, Q1 और Q2 तो स्केलर है, सिर्फ उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वही यूनिट हो सकता है, वेक्टर वही हो सकता है, इसलिए हमने उसका ही कैप मल्टीप्लाई किया। अगर मैं यहाँ 1 2 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी 1 2 लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पे 1 2 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी 1 2 लिखूंगा, और यहाँ पे 2 1 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 2 1 लिखूंगा, ठीक है। 1 2 का मतलब क्या है, 1 वेक्टर 2 वेक्टर तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर मैं 2 1 लिख रहा हूँ तो 2 -1, ठीक है। जैसे हम रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस निकालते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कैप को कैसे लिखते हैं भाई, कैप को हमेशा वेक्टर बाय वेक्टर के मैग्नीट्यूड से लिखते हैं। तो 1 2 है तो 1 2 नाम लिख देंगे, जैसे 1 2 है तो 1 2 और 1 2 आया हुआ है, यहाँ पे 2 1 है तो 2 और 1 आया हुआ है। तो जब हमने इनको पुट किया यहाँ पे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब आप एक चीज़ देखो, दोनों फोर्स जो हैं, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स कैसी हैं, ये दोनों इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रही हैं जिनकी वैल्यू सेम है। Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है या नहीं है भाई, मान लीजिए ये 2 माइक्रोकूलम है और ये 3 माइक्रोकूलम है, तो इन दोनों के सिस्टम के बीच में लग रही है। दूसरी फोर्स 2 1 पूछ रहा हूँ तो वो भी इन्हीं सिस्टम के बीच में लग रही है ना, और सेम डिस्टेंस पे लग रही है, तो इसका मतलब ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये फोर्स जो है वो इक्वल है बट अपोजिट है, तो इसलिए माइनस लिख दिया। मतलब नेट फोर्स अगर हम देखें तो वो 0 है। तो ये हो गया कूलम्स लॉ एग्रीज विद, कूलम्स लॉ एग्री विद द न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ने ही बोला था ना कि एक्शन इज इक्वल टू क्या, रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ओके, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, अगर 1 2 पे लगा रहा है तो 2 1 पे लगाएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत ज़्यादा आसान है, तो कुछ खास नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे एक चार्ज लिया, इसके ऊपर ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इनका जो मतलब रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, वो इधर होगा। या ज़्यादा चार्जेस आ जाएंगे फिर क्या होगा, तो भाई इस चार्ज की वजह से फोर्स, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, वो इसके ऊपर जितनी भी फोर्स लग रही है उन सब का वेक्टर सम वो होता है भाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब वेक्टर सम करना है आप लोगों को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देना है। मतलब एक सिंगल चार्ज को जब बहुत सारे चार्ज घेर लेते हैं या आ जाते हैं उसके पास में, तो वो सभी अकेले अकेले चार्ज मिलके उस एक सिंगल टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और टोटल फोर्स जो होती है उन सब की इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होती है, उन सब की इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होती है भाई। क्लियर है, चल। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, वो सब आप लोगों को पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बट कॉन्टिन्यूस का मतलब बिल्कुल पास पास डिस्ट्रीब्यूट करना, तभी तो कॉन्टिन्यूटी बनती है। ये थोड़ा है कि आज आपने
जैसे हम पढ़ने की बात करें, आपने आज एक दिन पढ़ा, कल आपने पढ़ लिया, फिर आपने एक पढ़ लिया, ठीक है। तो आप डे वाइज कॉन्टिन्यूटी बता सकते हैं अपनी। लेकिन अगर आप एक दिन आज पढ़ रहे हो, 3 दिन बाद फिर पढ़ रहे हो, फिर 10 दिन बाद पढ़ रहे हो, फिर एक दिन बाद पढ़ रहे हो, तो वो कॉन्टिन्यूटी नहीं है। या आप ऐसे बात करो कि आप सुबह 10 बजे लगे, आप 11 बजे भी पढ़ रहे हो, 12 बजे भी पढ़ रहे हो, 1 बजे भी पढ़ रहे हो, तो लगातार आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जब आप लगातार पढ़ रहे हो तो वो कॉन्टिन्यूटी है, मतलब क्लोज हो रहे हो, मतलब चीज़ों को आप क्लोजली हैंडल कर रहे हो। तो यहाँ पे भी वही है, द रीजन इन विच चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड, मतलब बिल्कुल पास पास रखे जाएं, उन्हें बोला जाता है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 3 तरह के होते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर मतलब लाइन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे कि आपको दिखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो एक, जब हम स्क्रीन को ऊपर करेंगे तो लग जाएगा पता कि जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करें कि वो एक लाइन की फॉर्म में दिखे, हमें लेंथ के अलोंग हम ट्रांसफर कर दें या डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वॉल्यूम चार्ज मतलब वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। बट ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आती है हमारे काम की? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वो हमारे काम की है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है भाई, मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। ऊपर आएगा टोटल चार्ज, नीचे आएगा टोटल लेंथ, वो होती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा से इसको शो करते हैं, ठीक है। जितनी भी लेंथ की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने इतनी सी लेंथ पे बात की जो कि डीएल है, तो इस पर चार्ज कितना होगा, छोटा ही होगा, डी क्यू हमने बोल दिया, स्मॉल चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज होगा, ओके। चलो, तो ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो ऊपर चार्ज इज कूलम, नीचे लेंथ इज मीटर, तो कूलम मीटर इनवर्स। सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वेयर। यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर चार्ज नीचे वॉल्यूम। तो सिंपल है तीनों चीज़ें, डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक सभी को समझ में आ गया है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के इस लेक्चर में पूरे का पूरा जो एनसीईआरटी है वो रिवाइज करवा दिया जाएगा। क्वेश्चन के लिए अलग से मैंने बोला आप लोगों की क्वेश्चन कैसे कैसे आप लोगों को मैं करवाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे एक टावर होता है, टावर की जो रेंज होती है, ठीक है। अगर आप उस रेंज से बाहर जाते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आता है। जब आप उसके एरिया में आ जाते हो तो नेटवर्क आ जाता है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज आके फोर्स को फील करे, तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल ई से। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि हमें बार बार निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि वहाँ पर आप लोगों को ये बताना है, मान लीजिए कोई चार्ज है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स है भाई, कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। तो वो होता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम होगी, क्योंकि ऊपर चार्ज आता है, सॉरी ऊपर फोर्स आता है तो न्यूटन, नीचे आता है आप लोगों के पास चार्ज तो कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है उसको समझते हैं। ये है क्यू, एक चार्ज हमने लिया जिसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज, जिसको हमने क्या बोला, पॉइंट चार्ज बोला। ये क्यू नॉट है जिसको हमने बोला टेस्ट चार्ज। सबसे पहले इन दोनों के बीच की फोर्स तो हम लिख सकते हैं इजीली, हाँ लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। तो वो किससे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू स्मॉल के क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वेयर से लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बोला सर। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैं ऐसे लिख दूंगा ना, एफ बाय टेस्ट चार्ज से, भाई ई इज इक्वल टू एफ बाय टेस्ट चार्ज से लिख दूंगा। तो फिर यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास तो ये बचेगा ना, के क्यू बाय आर स्क्वेयर बचेगा। समझ रहे हो, तो हो गया क्वेश्चन, मैंने कुछ अलग नहीं किया। देखो ना, ई को कैसे लिखते हैं, एफ बाई क्यू नॉट से। एफ की वैल्यू ये रही तो इसको यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, वो इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगर Q बड़ा है 0 से तो वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर Q छोटा है 0 से तो वो नेगेटिव चार्ज है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उस टाइम कैसा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ये देखिए डायरेक्टेड टूवर्ड द सोर्स चार्ज। और अगर बड़ा है Q 0 से तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा होगा, मतलब पॉजिटिव के लिए फील्ड दूर जाएगा इस तरीके से,
और नेगेटिव के लिए फील्ड अंदर आएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है बच्चा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सिस्टम चार्जेस के लिए। वही है कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं और एक सिंगल के ऊपर फील्ड लगा रहे हैं तो उन सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ये आप कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पे एक कहानी बच्चों को डराती है, या एक पॉइंट बच्चों को डराता है। वो क्या होता है कि जो टेस्ट चार्ज है क्या वो दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा? क्या उसका फील्ड दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा? क्या वो मतलब दूसरे के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा? तो भाई उसका आंसर है नहीं, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है वो कैसा होता है, वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड हो। ओके, समझ में आ गया होगा? ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये होता है हमारा वेक्टर। आप बोल सकते हैं कि वेक्टर सम होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब बहुत सारे चार्जेस की वजह से हम किसी एक सिंगल चार्ज के ऊपर फील्ड निकाल रहे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं भाई, हाइपोथेटिकल इन नेचर होती है, मतलब हमें दिखती नहीं है, बस फील की जा सकती हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, या फिर आप इनको कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिनको ड्रॉ किया जा सकता है किसी रीजन ऑफ स्पेस के अंदर, so that its tangent at any point is in the direction of electric field vector at that point। समझ नहीं आया सर, सुनो ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व, ठीक है, कि ये इमेजिनरी होती हैं, ये लाइन की फॉर्म में भी हो सकती हैं और कर्व की फॉर्म में भी हो सकती हैं, थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि भाई जो भी ये लाइन होंगी हमारी, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम अगर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें इस तरीके से। टेंजेंट क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तिरछा। अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक ऐसी लाइन लगा दूंगा, यहाँ पे पूछ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन लगा दूंगा। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, और ये टेंजेंट ड्रॉ हमें क्या दिखाता है, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करवाता है। समझ में आया? तो पहला पॉइंट हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब एक बात कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल क्लोज होती हैं तो वो उससे क्या मीनिंग होता है, देखो भाई, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन एट सम प्लेस गिव एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब जहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे दूर दूर होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ये पोर्शन बनाता हूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे एक सरफेस लिया तो यहाँ पे फील्ड लाइन थोड़ी दूर दूर है, यहाँ से फील्ड लाइन बड़ी दूर दूर है, बट यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे फील्ड लाइन और पास है। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो और पास है, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे उससे थोड़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा है। समझ में आई चीज़ें? चलिए नेक्स्ट रहता है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो रही है, तो ये क्या नहीं बनाती, लूप नहीं बनाती है। ठीक है, क्या नहीं बनाती, लूप नहीं बनाती है। ठीक है, इफ देर इज ए सिंगल चार्ज दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। हमें ये तो पता लग गया कि ये पॉजिटिव से शुरू होती हैं और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक ही चार्ज हो पॉजिटिव तो क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव से चलेंगी और इन्फिनिटी पे ख़त्म होंगी। अगर नेगेटिव हैं तो ये यहाँ से शुरू होंगी, तो ये अंदर आएंगी, अंदर आएंगी। कहाँ से आएंगी, नेगेटिव के लिए बना देता हूँ मैं, देखो नेगेटिव हैं तो नेगेटिव के लिए इन्फिनिटी से आएंगी अंदर की तरफ, मतलब स्टार्ट इन्फिनिटी से हो रही है और एंड यहीं पर हो रही है नेगेटिव। क्लियर है, समझ में आ रही है चीज़ें? तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाए हुए हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। अगर चार्ज बड़ा है ज़ीरो से तो वो पॉजिटिव है, फील्ड लाइन बाहर जा रही है। अगर चार्ज छोटा है ज़ीरो से तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ इन्फिनिटी से ये शुरू हो रही है और ये इन्फिनिटी पे एंड हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, इन ए चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन टू बी कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मतलब चार्ज फ्री रीजन का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज दूर दूर तक वहाँ पर नहीं हो। अगर कोई चार्ज होगा तो फिर वो क्या होंगी, थोड़ा या तो रिपेल हो जाएंगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पे एंड हो जाएंगी। अगर चार्ज फ्री रीजन है फिर वो कॉन्टीन्यूटी में चलती रहती है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि जो दो फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे कि अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये कॉमन पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन का।
तो भाई एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे तो हमें दो डायरेक्शन मिल रही है, क्यों, कैसे मिल रही है? तो अभी तो बताया कि फील्ड लाइन पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। तो इसके ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ और इस वाली के ऊपर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो वो दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ही पॉइंट से दो फील्ड पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए कांट क्रॉस टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं लाइंस, वो क्या करती हैं, क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं बनाती, तो तुमने बताना है कि कंजर्वेटिव नेचर होने की वजह से नहीं बनाती हैं। क्लियर है बच्चा? तो ये थी आप लोगों के पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसके बाद आता है हमारे पास डाइपोल का सॉल्यूशन, मतलब डाइपोल हम अभी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो डाइपोल को एक बार देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहता है? इट इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मतलब ये एक सिस्टम होगा जिसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड दोनों के बीच में एक डिस्टेंस होगा। ये एक नेगेटिव, ये एक पॉजिटिव, एंड इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक डिस्टेंस है आप लोगों के पास। समझ में आ रही है कहानी? ओके, चलो। अब डिस्टेंस जो है इसको मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूं कि ये इन दोनों चार्जेस के बीच का सेंटर है, जिसको मैं ओ बोल रहा हूं, और ये है ए और ये है ए, मतलब टोटल डिस्टेंस इनके बीच का जो है वो 2a है। और इस 2a को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल लेंथ बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें, भाई डाइपोल मूवमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन है कि कहाँ से कहाँ होती है। पहली बात तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसको शो करते हैं P से, एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम P से शो करते हैं, और ये कहाँ से कहाँ जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। ठीक है, और अगर हम इनके मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ये एक सिंपल प्रोडक्ट होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू Q2A वेक्टर। मतलब Q इज चार्ज तो उसकी यूनिट इज कितनी, कूलम, 2A इज डिस्टेंस तो उसकी यूनिट मीटर। तो इसको हम कूलम मीटर लिख रहे होंगे, ना कि मीटर कूलम, क्योंकि वो फिर मिली बन जाता है, तो इसलिए हम इसको कूलम मीटर लिखेंगे। अगर आपने मीटर पहले लिख दिया तो गलत हो जाएगी, क्योंकि वो मिली बन जाता है, फिर क्या बन जाता है, मिली बन जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे कहाँ पर, एक्सिस पे, और फिर पढ़ेंगे हम उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाइपोल लिया जो कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका क्या जा रहा है, P जा रहा है, मतलब डाइपोल मूवमेंट जा रही है। क्या जा रही है, डाइपोल मूवमेंट जा रही है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ दोनों का, 2a हुआ। अब हम इसको पहले कहाँ पे निकालेंगे, इस डाइपोल की वजह से फील्ड एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, जो इन दोनों चार्जेस के बीच में से लाइन होके जा रही होगी, वो हमारी होती है एक्सियल लाइन। तो इस लाइन पे कहीं हमने एक पॉइंट लिया P, और उस पॉइंट P पे हमने ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई एक चार्ज है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड तो बाहर जाता है, तो हमने लिखा कि इस वजह से, इसकी वजह से जो चार्ज, मतलब इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगा। तब बात है कि पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकलता है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ से अंदर आ रहा होगा। मतलब इस पॉइंट पे फील्ड आपका एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। क्लियर है? चलो, एंड जो पॉइंट हम निकालते हैं, मतलब जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकालते हैं, उसका डिस्टेंस हमेशा डाइपोल के सेंटर से लेना होता है। ये डाइपोल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लिया उसको हमने बोल दिया कितना, स्मॉल r। तो भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, पॉजिटिव से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ, r-a हो गया, और टोटल कितना हो गया, r+a हो गया। तो ये चीज़ें बताने की नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, बता दिए इतनी चीज़ें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि एक्सियल लाइन पे फील्ड कैसे निकालें। ऐसे निकाल सकते हैं कि पहले इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल दें, फिर इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकाल दें, यही हो सकता है। तो पहले मैंने क्या किया, नेगेटिव की वजह से फील्ड निकाला, तो कैसे लिखते हैं, ऊपर आता है जिस चार्ज की वजह से लिख रहे हैं, तो -q/4πε0 r+a का स्क्वायर। ठीक है, r+a का स्क्वायर। अब ये मैंने वेक्टर फॉर्म लिख किया, तो वेक्टर फॉर्म क्या कहती है कि यहाँ पे कैप आना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया कैप।
कौन है वो है यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर है वो डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आप सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जैसे मैंने पॉजिटिव के लिए लिखा, तो पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक कितना, आर माइनस ए, ये आ गया आर माइनस ए का स्क्वायर। बाकी सारी की सारी चीज़ें वही, पहले नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज है, इसको लिखा मैंने प्लस का क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया पी का वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब सुनो भाई, इस पॉइंट पे फील्ड कैसा है, एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, ऐसा ही है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा इन दोनों को, तो इन दोनों के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, इन दोनों के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे भाई, टोटल फील्ड निकाल देते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट जब हम करेंगे, तो इनको कर दो क्या, ऐड कर दो। आप लोग इनको कर दो क्या, ऐड कर दो। टोटली तो निकालना है, तो हमने इन दोनों को करा ऐड, जैसे ही ऐड करके हमने सोल्व किया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया क्या, ये आ गया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के भी लिख सकते हो। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिख सकते हो, के भी लिख सकते हैं, स्मॉल के। ठीक है, तो ये बन गया 2pr/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4ar एक फैक्टर आएगा तुम्हारे पास, तो 4ar को हम 2a2r भी लिख देंगे, और साथ में यहाँ पे q पड़ा हुआ है, तो q इंटू 2a इज p, तो इसलिए यहाँ पे p हमें मिल रहा है। ओके, सिंपल सॉल्यूशन है भाई। ठीक है, पहले आपको नेगेटिव की वजह से लिखना है, फिर आपको पॉजिटिव की वजह से लिखना है, फिर दोनों को आपने ऐड कर देना है। सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा ये। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको शॉर्ट डाइपोल के लिए जाना है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि ये जो डाइपोल है छोटा हो जाए। छोटा मतलब मान लीजिए ये यहाँ तक हो गया छोटा, मतलब 2a जो है वो बहुत छोटा डिस्टेंस हो गया, बट r तो वहीं का वहीं है, r तो बड़ा है ना भाई। डाइपोल की जो लेंथ है वो छोटी हो रही है, बट पॉइंट तो वहीं है, पॉइंट तो वहीं है। तो इसका मतलब कि जो r है वो बड़ा है किससे, स्मॉल a से। ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल का ये कंडीशन होती है। तो इसके लिए जब हम यहाँ पे r वेरी वेरी ग्रेटर देन a करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a नेग्लेक्ट हो जाएगा, नीचे बनेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो वो बन जाएगा r की 4, ऊपर r है तो वो कट कर देगा और नीचे आ जाएगा r क्यूब। ठीक है, तो डाइपोल के लिए वेरिएशन जो आएगा वो 1/r³ की फॉर्म में आएगा, बट एट एनी पॉइंट जो था मतलब ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज था, वो 1/r² की फॉर्म में था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कहाँ जा रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ पे जा रहा है भाई, ध्यान से देखना, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ पे जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉइंट के पास बिल्कुल पास है, तो मतलब इसका डिस्टेंस कम है, और ये जो है नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट से बहुत दूर है, तो इसका मतलब इसका फील्ड कम होगा इसके फील्ड से। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसी में इसको ऐड कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, ये देखो यहाँ पे, तो मतलब पॉजिटिव में से नेगेटिव घट रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू आपकी पॉजिटिव आने वाली है, और पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, वो इधर जा रहा है, तो मतलब आपका ई भी इधर जाएगा नेट, और पी तो आपका जा ही रहा है, तो मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, अब बारी आएगी इक्वेटोरियल की। इक्वेटोरियल में क्या होता है, ध्यान से समझना, इक्वेटोरियल में क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सा है कि आप लोगों के पास एक डाइपोल है, ये रहा एक डाइपोल, नेगेटिव पॉजिटिव, या इस तरीके से लिख दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनकी इसको 3D फॉर्मेट दिखाया गया, और इनकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई गई कि इधर जा रही है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज कितना, 2a, ये ऐसे है। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस तरीके से यहाँ से सेंटर से हम एक पॉइंट लेंगे, क्योंकि इन्होंने इक्वेटोरियल प्लेन बोला है, तो सेंटर से चलेंगे। तो सेंटर से हमने एक लाइन लगाई, और इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। अब एक चीज़ देखना कि भाई यहाँ इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो तो बाहर जा रहा होगा, हाँ मैंने इसको ऐसे बना दिया। और इस पे क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इधर आ रहा होगा अंदर, हाँ। तो एक फील्ड जा रहा है ऊपर और एक फील्ड जा रहा है नीचे, तो भाई इनकी जो रिजल्टेंट है वो इस साइड आ जाएगी। वेक्टर अगर आपने किए हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर को समझा है, तो आप लोग इजीली इस चीज़ को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ई क्यू है, ई माइनस क्यू है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू जो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में। तो देख लेते हैं पहले, वही हमने किया
कि डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पे हमें जाना तो उसका डिस्टेंस हुआ r, और ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है a। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया है। तो पहले पॉजिटिव की वजह से फील्ड लिखूंगा, तो पॉजिटिव क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। अभी मैंने बताया ना कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट खत्म, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इनको कैसे लिखा है अभी, मैंने इनको मैग्नीट्यूड में लिखा है। मैंने इनको कैसे लिखा है, मैग्नीट्यूड में लिखा है। अब दोनों देखो मैग्नीट्यूड में कैसे हैं, दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। दोनों कैसे हैं, वो इक्वल हैं भाई। ठीक है, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई ई प्लस क्यू जो है वो इक्वल है किसके, ई माइनस ऑफ क्यू के। ठीक है, ई माइनस ऑफ क्यू के। अभी हम क्या करेंगे सीधा, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और ये रिजल्टेंट जा रहा है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, रिजल्टेंट अगर इधर जा रहा है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। मतलब एक सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप इसके कंपोनेंट को रिजोल्व करते हो तो एक कंपोनेंट इधर मिलेगा और एक इधर मिलेगा। अब एक और कंपोनेंट रिजोल्व करोगे नीचे वाले के हिसाब से, तो एक कंपोनेंट आपको इधर मिलेगा और एक नीचे मिलेगा। तो ये और ये कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से फील्ड है, जो कि इस तरीके से है। टोटल फील्ड इधर जा रहा है। यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि टोटल फील्ड इधर जा रहा है बट पी इधर जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव अपोजिट है। तो यहाँ पे हम पहले से ही नेगेटिव लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो टोटल फील्ड है यहाँ पे वो किस किस की वजह से है, वो इसकी वजह से, बट इसके कंपोनेंट की वजह से वो कहाँ जा रहा है, इधर ई प्लस क्यू कोस थीटा। इधर कौन सा जा रहा है, ई माइनस क्यू वाला कोस थीटा, क्योंकि हमें तो इधर जाना है ना, ये वाला कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो वही लिखा हमने, ई प्लस क्यू प्लस ई क्यू, और कोस थीटा जो कॉमन था उसको बाहर लिख दिया। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी आ रही है तो आप पूरा अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखो, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखो। कोस थीटा कहाँ से निकालोगे, कोस थीटा आप इतने पोर्शन से निकाल लोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब कोस थीटा इज ए बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 आप लिखोगे, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 आप लिखोगे। ठीक है, तो जब आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब शॉर्ट डाइपोल के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल पे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब है, और यहाँ पे देखिए 2 kp बाई आर क्यूब है। मतलब एक्सियल वाला 2 टाइम्स है किसके, इक्वेटोरियल के लिए। ठीक है, तो वो रिलेशन हमने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि साफ दिख रहा है, तो अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, बट ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है। अब टर्म फर्स्ट है, एमसीक्यू आने हैं, तो हम इसके टॉपिक को अगर नहीं करना चाहते बट उसके फॉर्मूले को जरूर कर लेना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। मतलब डाइपोल है, उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, ना तो एक्सियल बोल रहा है ना इक्वेटोरियल बोल रहा है, किसी भी पॉइंट पे, इधर उधर कहीं भी। तो वो फॉर्मूला आपको याद कर लेना, तो वो होगा के पी बाय आर क्यूब होगा। वो कितना होगा, के पी बाय आर क्यूब, और अंडर रूट हम करेंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हम कर रहे होंगे। आई होप कि समझ में आ गई हैं चीज़ें। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको सिर्फ भाई रट लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में आया नहीं है, लेकिन टर्म फर्स्ट है तो आ सकता है। ठीक है ना, चलो अब बात आती है भाई, डाइपोल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो फिर क्या होगा। अगर डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो क्या होगा। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, यहाँ पे हम एक केस ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा रखा हुआ है, सॉरी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा जा रहा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसमें ऐसे जा रहा है सीधा, तो मैंने उसमें किसी डाइपोल को ऐसे रख दिया, तो ये फील्ड ऊपर जा रहा था और इसमें ऐसे रख दिया। मतलब ये नेगेटिव चार्ज है डाइपोल का और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है हमारी कौन, डाइपोल मूवमेंट। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ई में और पी में कोई एक एंगल बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं थीटा, क्योंकि ई तो ऊपर जा रहा है ना,
और P इधर जा रहा है, तो इनके बीच में कोई एक एंगल बन रहा है थीटा। आपको ये लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री बन रहा है, नहीं, बट ये ऐसे बन रहा है, तिरछा बोल सकते हो आप, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, तो ये ऐसे जा रहा है, फील्ड ऐसे जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल इज थीटा। समझ में आ गई इतनी चीज़ें। अब होता क्या है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स जो होती है, फोर्स कैसे लिखोगे आप, आपने E लिखा था कैसे, F/Q से, तो फोर्स आप कैसे लिखोगे, Q/E से आप लिखोगे, Q/E से आप लिख रहे होंगे, ठीक है। अब ध्यान देना कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है, और इसमें लगेगी अपोजिट। तो कॉमन सी बात है, ये कहाँ पे घूमेगा भाई, ये ऐसे है, तो इस पे फोर्स ज़्यादा लग रही है, ऊपर वाले सिरे पे ये फोर्स ज़्यादा लग रही है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, और ये निचला पोर्शन ऐसे, तो मतलब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं। देखो QE है माइनस QE है, इक्वल है QE माइनस आ रहा है तो वो अपोजिट है, तो मतलब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, तो नेट फोर्स इज जीरो ड्यू टू नेट फोर्स। तो जो टॉर्क है वो अब कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर से लग के उसको घुमाना शुरू कर देगी, सेंटर से लग के उसको घुमाना शुरू कर देगी, तो इतना काम हो रहा होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द नेट फोर्स इज जीरो द टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। समझ में आया, जो टॉर्क है वो इंडिपेंडेंट हो गई है किसके, ओरिजिन के। टॉर्क को कैसे लिखते हैं, टॉर्क को हम कैसे लिखते हैं, टॉर्क को लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, या तो ये फोर्स लीजिए या ये फोर्स लीजिए, इनका मैग्नीट्यूड लिखिए, एंड ये फोर्स एक और ये फोर्स एक, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, बस इन दोनों के बीच का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी पैरेलल फोर्सेस, एक फोर्स ऊपर जा रही है एक फोर्स नीचे जा रही है, तो उनके बीच का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे। तो देखो भाई वो कैसे लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो, उसको जब हम निकालेंगे तो वो बनेगा कितना, 2a sin थीटा बनने वाला है। कितना बनने वाला है भाई, 2a sin थीटा बनने वाला है। आई होप कितनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो हमने लिखा मैग्नीट्यूड QE हो गया, ठीक है, तो ये हो गया QE, और ये हो गया हमारे पास इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हुआ 2a sin थीटा। ये बेटा यहाँ से हमें निकालना है इन दोनों के बीच का, ठीक है। चलो, तो QE 2a और साइन थीटा, अरे भाई Q और 2a कौन होता है, वो तो P होता है, डाइपोल मूवमेंट होती है, तो उसको लिखा मैंने P, E पहले से पढ़ा है तो E साइन थीटा, एंड साइन थीटा को हटाते हैं तो ये बन जाता है क्रॉस में, क्रॉस में, तो इसका मतलब जो टॉर्क है वो एक कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। समझ में आ रही है चीज़ें, ओके। तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन वही कि भाई अगर P क्रॉस E हो रहा है तो टाउ जो होगा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जिस प्लेन में P और E होंगे उसके परपेंडिकुलर होगा, और यू हैव टू कवर द स्मॉल एंगल, छोटे एंगल को कवर करना है, मतलब P से E जाना है, तो P से अगर हम E की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल सकते हैं। टाउ इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट, जैसा कि मैंने बोला ऊपर की तरफ आ रही होगी, ठीक है। चलिए, अब ये जो टॉर्क लग रही है, ये जितनी भी टॉर्क यहाँ पे लग रही है, वो टॉर्क क्या करेगी, ये टॉर्क इस डाइपोल को घुमाने की कोशिश करेगी, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड ई वेक्टर, मतलब जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव के डायरेक्शन में और नेगेटिव को नीचे की तरफ, ठीक है। ये इतनी चीज समझ में आई। अब सुनिए, व्हेन P इज अलाइन टू E द नेट फोर्स इज टॉर्क इज जीरो, मतलब अगर P और E बराबर हो गए, मतलब वो पैरेलल हो गए, उनके बीच में एंगल कितना हो गया, उनके बीच में एंगल इज जीरो हो गया, तो साइन जीरो इज कितना, साइन जीरो इज जीरो, तो फिर टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो होगी, टॉर्क की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, जीरो हो गई, ओके। चल, अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आई है कि जब वो यूनिफॉर्म फील्ड में होगा तो उसमें नेट फोर्स जीरो होगी और टॉर्क लगेगी, लेकिन अगर डाइपोल जो है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हो तो क्या होगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा फील्ड हो, यहाँ पे कम फील्ड हो, यही हो सकता है ना। तो उस केस में ये होगा कि एक साइड पे फोर्स ज़्यादा लग रही होगी, एक साइड पे कम लग रही होगी, ऐसा ही होगा ना। मान लीजिए हम ये बोल दें
कि फील्ड ऐसा है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो एक सिरे पे कॉमन सी बात है फोर्स ज़्यादा है और एक सिरे पे कॉमन सी बात फोर्स है कम है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। मतलब कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से टॉर्क तो होगा, बट नेट फोर्स ना होने की वजह से वो दोनों चीज फील कर रहा है, मतलब टॉर्क भी घूम भी रहा है और घूमने के साथ साथ फिर वो आगे भी चलता जा रहा है, वो आगे भी चलता जा रहा है। क्लियर है? तो यहां पर आप बोल सकते हो इन दैट केस नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज नॉन जीरो, hence dipole will experience both force and torque when placed in non uniform electric field। ओके, समझ में आई? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो जो कि आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, या फिर हम इसको इस तरीके से बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल। अब किसी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम ये तो नहीं बोल सकते ना भाई बताइए तेरे अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हम खुद से पता लगाएंगे। खुद से कैसे? कि भाई अभी हमने देखा कि टॉर्क जो है वो डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देती है या करने की कोशिश करती है। तो टॉर्क तो अपनी फील्ड में ले जाना चाहती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड में ले जाना चाहती है, तो हम क्या करेंगे उसको वहां तक नहीं आने देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाने देंगे। समझते? देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ए टॉर्क एक्ट ऑन इट इफ बोथ रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस। ऐसे करते हैं कि अभी क्या हुआ कि टॉर्क लगी डाइपोल के ऊपर, उसने उसको रोटेट कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बट हम क्या करते हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, जिस डायरेक्शन में मतलब टॉर्क लेके जा रही है उससे अपोजिट कराते हैं। तो इसको करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ रहा है, वो होती है एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल। तो वही है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस कर दिया किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो एक टॉर्क उसके ऊपर आती है, और उस टॉर्क के अलावा अगर हम रोटेट करें, इफ वी रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अपोजिट टू द टॉर्क, अपोजिट टू द टॉर्क मतलब जिस डायरेक्शन में टॉर्क लेके जाना चाहती है उसके अपोजिट, तो काम कितना होगा, तो काम होगा डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल काम, स्मॉल वर्क, और टाउ और डी थीटा। तो टाउ आपको पता है कितना है, टाउ आप लोगों को पता ही है कितना है, ठीक है। बट उससे पहले हम एक चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर जो आपने काम किया है वो किसके डायरेक्शन में किया, वो आप अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो। किसके डायरेक्शन में कर रहे हो आप, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। तो भाई इसी काम को हमने बोल दिया क्या, एनर्जी। तो ये डी डब्ल्यू हो गया आप लोगों के पास डी यू, टाउ की वैल्यू इज पी ई साइन थीटा, एंड साथ में आ गया डी थीटा। अगर हमें टोटल चाहिए, टोटल के लिए आपको क्या होगा कि स्टार्टिंग में हमें पता होना चाहिए कि इनिशियली हमारा एंगल क्या है और फाइनल हम कहाँ तक उसको लेके जा रहे हैं। तो इसको हम करते हैं इंटीग्रेट दोनों साइड। तो इनिशियली हम मानते हैं कि जीरो एनर्जी है उसमें स्टोर्ड, बाद में यू एनर्जी स्टोर्ड है। स्टार्टिंग में जब भी हम डाइपोल को रोटेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि डाइपोल के अंदर शुरू में कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं होनी चाहिए। तो उसकी कंडीशन के लिए हमेशा उसकी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन है, या आप बोल सकते हो कि वो किस एंगल पे हमेशा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब पी और ई उनके बीच का जो होना चाहिए वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो 90 डिग्री और किसी भी एंगल पे लेके जा रहे हैं तो उसको हमने बोल दिया थीटा। तो इंटीग्रेट करेंगे, पी को बाहर लिख दिया, पी ई को इंटीग्रेशन करी साइन थीटा की जो बन गई माइनस कोस थीटा, ओपन किया तो हमारे पास बन गया दिस, मतलब u इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा इज इक्वल टू u इज इक्वल टू पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। मतलब ये एक स्केलर प्रोडक्ट हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। एनर्जी एक वेक्टर नहीं है, एनर्जी एक वेक्टर नहीं है। क्लियर है बच्चा? तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि एनर्जी क्या है, एक आप लोगों के पास वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और फॉर्मूला पी डॉट ई होता है माइनस पी डॉट ई। अब यहाँ पे स्टेबल की कंडीशन आती है, स्टेबल अनस्टेबल की कंडीशन। स्टेबल कब होगा भाई, कि हमें कोई काम ना करना पड़े, ठीक है, हमें कोई भी काम ना करना पड़े, मतलब उसके अंदर एनर्जी नेगेटिव में स्टोर्ड हो। तो नेगेटिव में कब आ सकती है, अगर इस थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। वो कब हो सकती है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, क्योंकि कोस 0 इज 1, कोस 0 इज 1। तो यहाँ पे आ गया इफ थीटा इज 0 तो यू की वैल्यू इज माइनस पी, मतलब आप मिनिमम कर रहे हो। तो ये आती है इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इसकी कंडीशन होती है ये, इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। समझ में आ गया? अरे भाई आपको कोई काम करना ही नहीं पड़ रहा है, स्टार्टिंग में उसमें एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। अब बात आती है अनस्टेबल की। अनस्टेबल का मतलब कि आपको पूरा उसको घुमा के लाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना।
तो u इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा है। एनर्जी ज़्यादा कैसे स्टोर होगी, अगर इस u की वैल्यू नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव हो जाए, तो वो पॉजिटिव कैसे हो सकती है, अगर कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो, -1 हो। तो -1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180, मतलब कोस 180 की वैल्यू इज -1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की आपको ज़रूरत है, और ये अनस्टेबल की कंडीशन, मतलब पूरा घुमा के लाना पड़ेगा डायपोल को ऐसे। समझ में आई चीज़ें? चलिए, तो ये होता है आप लोगों के पास स्टेबल, और ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब चलते हैं चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इसलिए बोलता हूँ कि पिछले 10 सालों में इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को, और वो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ गॉस थ्योरम आप बोल सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स यार? आपने कोई भी एक एरिया लिया, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं, बट वो लाइंस कैसी जानी चाहिए, नॉर्मली जानी चाहिए। नॉर्मली मतलब एक स्पेस है, मतलब एक सरफेस एरिया, उसमें से फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर क्रॉस हो। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू द, किसके इक्वल होता है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया। ठीक है, बट नॉर्मली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए भी, मैं लिखना भूल गया हूँ शायद, यहाँ पे आएंगी नॉर्मली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे शो करते हैं, फाई से शो करते हैं। अगर हम एक छोटे एरिया के लिए बात कर रहे हैं तो इसको हम डेल फाई से लिखेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल फाई थ्रू एन एरिया एलिमेंट डी एस, डेल एस मतलब एक छोटा सा एरिया हमने लिया डेल एस, उसमें से जो फ्लक्स है उसको लिखा हमने डेल फाई। तो आप लिख सकते हैं इसको क्या, डेल फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल एस। डॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने नॉर्मली बोला है, हमने नॉर्मली बोला है, इसलिए डॉट आएगा। ठीक है, चलिए अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ई डॉट डी एस किया, तो ई डॉट डी एस को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ई डेल एस कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो तुम लोग, ये हमारे पास क्या है भाई, एक एरिया है, ये हमारे पास एक एरिया है, इसमें से फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं, इसमें से फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही है। इसका साइड व्यू देख लेते हैं, ये रहा इसका साइड व्यू। तो इसमें से फील्ड लाइन ये जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे हमने एक एरिया मान लिया छोटा सा, जिसको हम बोल रहे हैं डेल एस। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर भी तो इसी साइड में होगा, इसका एरिया वेक्टर भी तो इसी साइड में होगा, तो इसलिए हम ये कंडीशन बोल रहे होते हैं। आप किसी एंगल पे भी देख सकते हैं, मतलब अगर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इधर। तो इनके बीच का एंगल बना लेंगे हम थीटा, और उससे निकाल लेंगे हमारा कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट आता है जिसकी वजह से हमें मिल जाता है कोस थीटा। सिंपल सी बात है, अरे भाई यहाँ जा रहा है ई, यहाँ जा रहा है डेल एस। ठीक है, तो हमें तो इसी साइड में चाहिए ना फील्ड, तो वो कितना होगा, होगा डेल एस कोस थीटा। तो ई डेल एस कोस थीटा बन गया, और इसको हमने ओपन कर दिया, डॉट में बन गया ये ई डॉट डेल एस। ठीक है, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और डेल एस जो वो एक एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ये मैक्सिमम मिनिमम कब कब हो सकते हैं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 कर दूं तो ये मैक्सिमम होगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 कर दूं तो कोस 90 0, तो ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम होगी। आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं। घूम फिर के आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ को समझना है कि किसी भी एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं उस एक पर्टिकुलर एरिया में से नॉर्मली पास होनी चाहिए, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, गॉस थ्योरम की बात करते हैं। व्हाट इज गॉस थ्योरम? अब एक चीज़ देखिए, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक चार्ज है जिसको हमने नाम दिया प्लस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है जिसको हमने नाम दिया प्लस क्यू। तो प्लस क्यू जो एक चार्ज है, इस चार्ज से फील्ड कैसा होगा, फील्ड बाहर की तरफ होगा, फील्ड बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस फील्ड को मैं एनक्लोज कर लेता हूं, मतलब क्लोज कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी पोर्शन बना लेता हूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोजियन सरफेस बोलते हैं। मतलब एक हमने गोजियन सरफेस बना लिया, एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और उस सरफेस में से कितनी लाइंस जा रही हैं वो मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, मतलब गॉस थ्योरम ने हमें क्या कहा कि गॉस थ्योरम ने हमें ये कहा कि जितनी भी यहाँ से इस गोजियन सरफेस में से लाइन जा रही होंगी नॉर्मली, जिसको हम फ्लक्स बोलते हैं, वो किसके इक्वल होगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज, किसके इक्वल है, इज 1/μ0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब 1/μ0 टाइम्स होगा
कि कितना इस सरफेस ने चार्ज को एनक्लोज कर रखा है। जरूरी नहीं है क्यू हो, क्या पता 2Q हो, 3Q हो, 5Q, 6Q, कुछ भी हो सकता है। क्या पता और भी पड़े हो, यहाँ पे कुछ भी पड़े हो सकते हैं कि गॉसियन ने कितने टोटल चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है, तो वो मैटर करेगा यहाँ पे। मतलब फाई जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 1/समेशन ऑफ Q के बराबर। मतलब आप लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। बड़ा सिंपल सा तरीका है, तो ज़्यादा मतलब घूमने वाली चीज़ नहीं है कि आपने Q लिया, इस Q से फील्ड जाता है बाहर चारों तरफ। हमने यहाँ पे एक रेडियस बना दिया, मतलब एक रेडियस R लेके एक सरफेस ड्रॉ कर दिया जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और उस गॉसियन सरफेस में से जितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, जिसको हम बोल देंगे क्या, फ्लक्स। तो वो फ्लक्स किसके इक्वल होगा, 1/μ0 टाइम्स होगा जितना टोटल चार्ज उस सरफेस एरिया ने एनक्लोज कर रखा होगा। ठीक है, चलिए अगर भाई हम किसी क्यूब के लिए बात करें, इफ ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, अगर सेंटर ऑफ द क्यूब पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, मतलब एक क्यूब है और उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है क्यू, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। मैंने छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के ये नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों को NCERT बार बार ना उठानी पड़े। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद वन फेस। अगर वन फेस के लिए पूछ ले क्यूब के, कि अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सिर्फ एक फेस के लिए बताओ, तुम बोलोगे Q/6 एप्सिलॉन नॉट। Q/6 एप्सिलॉन नॉट आप लोग बोल रहे होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है। तो आई होप कि गॉस थ्योरम आप लोगों को क्लियर हो गई है और साथ में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं एप्लीकेशन पे। पहली एप्लीकेशन क्या कहती है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट वायर लेंगे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, एक जैसी चार्ज है और इनफाइनेटली लॉन्ग है भी। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी वायर है ये। अब सुनो ध्यान से, इस वायर को हमने लिया, इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज को हमने क्या करना है, एनक्लोज करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वायर को एक सिलेंडर में से निकाल देंगे और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है R। तो हमने एक सिलेंडर लिया और उसका रेडियस कितना है, R है, तो उसको इसमें से पास कर दिया। मतलब यहाँ पे जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम क्या यूज कर रहे हैं, एज ए गॉसियन सरफेस यूज कर रहे हैं। एज ए क्या यूज कर रहे हैं, एज ए गॉसियन सरफेस हम यूज कर रहे हैं। क्लियर है, एज ए गॉसियन सरफेस यहां पर यूज कर रहे हैं। समझ में आई चीजें। अब भाई सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर के 3 फेस बनने वाले हैं, एक ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये कर्व्ड फेस। ठीक है, चलो अब हमने क्या किया कि भाई जो सिलेंडर के अंदर क्लोज हो गया है, एनक्लोज हो गया, बस उसी चार्ज से हम डील करेंगे, बाकी चार्ज से हम डील नहीं करेंगे। सिंपल है। चलिए, तो भी यहाँ पे फेस कितने हैं, एक ये वाला फेस है, एक ये वाला फेस है, ठीक है, और एक ये वाला फेस है ऊपर की तरफ। तो अगर हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखना चाहें कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और फाई की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू फ्लक्स, तो वो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको मैं कितनी बार लिखूं, क्योंकि 3 एरिया है ना मेरे पास, तो भाई ये एरिया बता रहा है, तो एरिया मेरे पास 3 है, ये है और ये वाला कर्व्ड सरफेस जो है। ठीक है, तो मैं इसको 3 बार लिख सकता हूँ। तो मैंने इनको नाम लिखा 1, 2 और 3 से। पहला फेस जो है ये रहा, पहला फेस ये रहा। इस पहले फेस में अगर आप देखो, आप इस फेस को ले रहे हो, मतलब इस चीज वाले फेस को ले रहे हो, तो इसका एरिया वेक्टर किधर है भाई, इधर की तरफ। क्या एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। फील्ड कहाँ जा रहा है, फील्ड तो पॉजिटिव से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ तो दूसरा चार्ज है ना, तो इधर नहीं जाएगा, वो उसको रोक रहा है, तो फील्ड ऊपर जाएगा। कि भाई इससे फील्ड ऊपर जा रहा है और इसका एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री आप बोल दो। तो मतलब ये डॉट अगर ओपन होगा तो कोस में बनेगा और कोस 90 0, तो फर्स्ट वाला 0। इसी तरीके से फिर इधर वाला भी 0 होगा, कॉमन सी बात है, तो ये भी 0, मतलब ये और ये 0 है। ठीक है, अब इस सरफेस की बात करते हैं जो कि कर्व्ड सरफेस है। फील्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर, और इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वो कहाँ पे हम कंसीडर करें, कहीं पे भी कंसीडर कर लो, छोटा सा एक एरिया हमने कंसीडर किया तो वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब दोनों की डायरेक्शन इज सेम, दोनों की डायरेक्शन इज सेम, तो इसलिए यहाँ वाले केस को हम कंसीडर करेंगे, इसको और इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप लोगों को हमने यहाँ पे बता दिया कि पहला और तीसरा फेस जो है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और DS परपेंडिकुलर हैं, जिसकी वजह से वो 0 हो रहे हैं।
ठीक है, हम सिर्फ दूसरे प्लेन की वजह से लेंगे क्योंकि वहां पर आपका E और DS के बीच में जो एंगल है वो सेम है, मतलब थीटा इज 0 एंड कोस 0 इज 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बचा E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए लिखेंगे तो वही बनेगा। डॉट को ओपन किया तो डी एस कोस थीटा बना, कोस थीटा इज 0, तो यहाँ पे 0 बन गया, ये 1, तो बचा ई डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E आ गया बाहर, अंदर हो गई DS और ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज DS? DS कौन है भाई? ये जो सिलेंडर है आपके पास, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का कर्व्ड एरिया निकाल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा 2πr_l से। इससे लिखा जाएगा उसको 2πr_l से लिखा जाएगा। आई होप समझ में आ रही है चीजें। इससे लिखा जाएगा 2πr_l से लिखा जाएगा। तो बस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, Q अपॉन 2πr को इसके नीचे रख रहा हूं। एंड एक चीज यहाँ पे काम आने वाली है जिसको हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ऊपर क्या है, चार्ज है, नीचे टोटल लेंथ है। उसकी लेंथ कौन सी भाई? जितना गॉसियन सरफेस लिया हमने उसकी लेंथ L। ठीक है, चलो, तो लेंथ हमने लिखी तो ये बन गई Q बाई L को हमने बोल दिया लैम्डा, तो ये बन गया लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। मतलब यहाँ पे फील्ड के लिए अब क्या हो रहा है, वो 1/r हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वो इसके लिए वो होगा लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r होगा। क्लियर है? तो बेटा ये थी हमारी गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन, और अब चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन पे, सेकंड एप्लीकेशन पे। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक शीट ली। ठीक है, और ये शीट जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसको हमने बोला कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इतनी थिन है कि इस पॉजिटिव चार्ज का असर दोनों साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी। ठीक है, अब पॉजिटिव जो चार्ज है, मतलब जो पॉजिटिव शीट ली हमने, उसके चार्ज को कैसे एनक्लोज करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेंगे। कई बुक्स में आप सर्कुलर सिलेंडर देखते हो, और यहाँ पर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर ले रहे हैं। ये एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर है, इसको इसके बीचों बीच पास कर रहे हैं। इस तरीके से पास कर रहे हैं कि इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बराबर है, मतलब जितनी लेफ्ट हैंड साइड में है उतनी ही राइट हैंड साइड में है। ठीक है, समझ में आ गई? और इसके ऊपर हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी बोल दी, सिग्मा बोल दी, क्योंकि अब सरफेस से डील कर रहे हैं, शीट के सरफेस से डील कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या बोल दिया, अभी सिग्मा से हम डील कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो अब भाई हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम ही लिखेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, ई डॉट डी एस लिखेंगे, किस फेस की वजह से, इस फेस की वजह से, फिर दूसरा इसकी वजह से, दो ही हो सकते हैं। ये वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई इस फेस से और इस फेस से हमें लेना देना है, इस फेस से हमें लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? सुनो, अगर मैं इस फेस की बात करता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, शीट के ऊपर चार्ज ऐसे रखा हुआ है, शीट के ऊपर चार्ज तो ऐसे रखा हुआ है ना, तो उसका फील्ड इस साइड और इस साइड है, मतलब एरिया ऊपर। अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, अगर मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं, इस एरिया की, तो क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, फील्ड कहाँ जा रहा है, इधर होगा। इसी तरीके से इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, फील्ड कहाँ जा रहा है, इधर होगा। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, मतलब ये वाले फेस ही मेरे काम के हैं। ये क्यों है मेरे काम के? क्योंकि फील्ड बाहर जा रहा है, इनका एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है, फील्ड बाहर जा रहा है, इनका एरिया वेक्टर भी बाहर जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो मैं इन दोनों को कर दूंगा ऐड यहाँ पे, ई डॉट डी एस फर्स्ट फेस के लिए प्लस ई डॉट डी एस दूसरे फेस के लिए, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैंने ए नाम दिया है। कितना नाम दिया है? ए। तो डॉट डी एस अगर हम ओपन कर रहे हैं तो वो बनेगा कोस में, और कोस थीटा की वैल्यू, थीटा इज 0 क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कोस 0 इज 1। यहाँ पे बना ई और डॉट ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट, मतलब 2 EA इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास बन गया क्या कि भाई ई अगर निकालेंगे तो वो बनेगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और साथ में 2 भी आ गया नीचे। तो ई आ गया आप लोगों के पास क्या, क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। एंड क्यू बाय ए व्हाट इज सिग्मा, तो ये सिग्मा हो गया क्यू बाय ए, तो ये बन गया E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिंगल शीट की वजह से जो होता है वो 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हमने ds की है वो a है। अब ये थी एक शीट, सिंगल शीट। अगर दो शीट हो, एक पे पॉजिटिव हो दूसरी पे भी पॉजिटिव हो, अगर ऐसा हो कि एक पे पॉजिटिव हो दूसरी पे नेगेटिव हो, फिर कैसे करेंगे देखोगे, सुनो ध्यान से। फॉर टू पैरेलल चार्ज शीट, फॉर टू पैरेलल चार्ज शीट, अगर दोनों शीट पॉजिटिव हैं या दोनों शीट पे एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है तो क्या होगा। सिंपल सा फंडा है। एक शीट की वजह से आप फील्ड कितना लिखते हो, आप लिखोगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी तो पढ़ के आए हैं। फिर दूसरी की वजह से भी कितना लिखोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा, पहली शीट की वजह से फील्ड बाहर जा रहा होगा, दूसरी शीट की वजह से भी फील्ड बाहर जा रहा होगा, मतलब इस पॉइंट पे फील्ड दोनों की सेम डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन, तो मैं उनको ऐसे लिख दूंगा। सेम डायरेक्शन हो तो दोनों को ऐड करूंगा। एक पे मैंने सिग्मा डेंसिटी लिखी, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखी है सिग्मा 1 और एक पे लिखी है मैंने सिग्मा 2, तो मैंने लिखा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। समझ में आ रही हैं चीज़ें। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड ऐसे, फिर इसकी वजह से भी फील्ड ऐसे, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ तो पहली शीट की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरी शीट की वजह से भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव होगा, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, थर्ड रीजन में पॉजिटिव करना होगा मुझे। क्या करना होगा, पॉजिटिव करना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा भैया, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड इधर, इस वाली की वजह से इधर, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब कई बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई सर पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, तो आप डायरेक्शन कैसे ले रहे हो। भाई पॉजिटिव से फील्ड बाहर जाता है ना, नेगेटिव में अंदर आता है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख दिया। अब चलते हैं जब दोनों शीट के ऊपर डिफरेंट चार्ज हो, मतलब एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। सुनना ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो भाई आप यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन देखो, फील्ड की डायरेक्शन इस एयर कैसी, इधर, और दूसरी शीट की वजह से कैसी, इधर अंदर जा रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड इधर और इधर जा रहे हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर मैं बोलूँ सिग्मा 1 की वैल्यू इज सिग्मा, सिग्मा 2 की वैल्यू इज सिग्मा, और वो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, मतलब अगर माइनस हो रहे हैं, क्योंकि अपोजिट में तो माइनस होंगे ना, तो यहाँ पे फील्ड कितना बनेगा, जीरो बनेगा। लिख के देख लो, E इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, अपोजिट हैं तो इसलिए माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब कई बच्चे क्या करेंगे, कलाकार होंगे, वो कहेंगे कि जी ये नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए ना। भाई ये नेगेटिव इज ओनली फॉर डायरेक्शन, एंड वो डायरेक्शन हमने बना ली है, तो बार बार नहीं लिखेंगे, तो वही, अगर बार बार लिखेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप करते हो, ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनकी वैल्यूज कितनी, अगर मैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू को सेम लिखता हूँ, ठीक है। तो सेम यहाँ पे होगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी फील्ड जो है एक अंदर आ रही है और एक बाहर जा रही है, पॉजिटिव की वजह से बाहर जा रही है और नेगेटिव की वजह से अंदर आ रही है। बट यहाँ पे देखो, पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से भी इधर, तो यहाँ पे ऐड होता है, और ऐड होने की वजह से मतलब यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करो तो ये आंसर मिले। क्लियर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये थ्योरम को, इसकी थ्योरम थी। एंड इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं, तो इनको भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है। मैंने बोला है कि थ्योरी पोर्शन करवाने के बाद तुरंत मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहे थे और मैंने डाल दिए हैं, तो यहाँ पे इनको आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ, गॉस थ्योरम है, इसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल इक्वेटोरियल, और साथ में टॉर्क, इक्विलिब्रियम और कूलम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर हमारा, एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना है, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा देना, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को फिजिक्स का जो कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, न्यू नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चलिए, तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।